स्टूडेंट्स, ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नॉइज़ था, तो उसको हम दोबारा से जल्दी कवर करते हैं ताकि अगर किसी को इशू हुआ तो उसे क्लियर हो जाए। अब हम पढ़ने लगे हैं सेकंड ऑर्डर सर्किट। सेकंड ऑर्डर सर्किट्स कौन से सर्किट्स होते हैं? जिनमें ये RLC सर्किट्स होते हैं और इनमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने सर्किट पढ़े थे वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स थे। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स में क्या था कि एट अ टाइम या तो इंडक्टर होता था या कैपेसिटर होता था। तो उससे जब हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते थे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी। लेकिन इसमें क्या है कि अब क्योंकि इंडक्टर भी इन्वॉल्व हो गया और कैपेसिटर भी इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसे सर्किट्स की जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, इसलिए हम इनको सेकंड ऑर्डर सर्किट्स कहते हैं। तो अब क्योंकि RLC तीन कंपोनेंट हैं तो वो आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपस में पैरेलली भी कनेक्ट हो सकते हैं और वो सीरीज़ में भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर इन पे किरचॉफ लॉज अप्लाई करें तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन किस टाइप की बनती है। अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हो तो किस टाइप की बनती है, अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो किस टाइप की बनती है। तो पहले पैरेलल वाली कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अब जैसे कि नज़र आ रहा है मैंने VT और ग्राउंड मेंशन किया हुआ है, तो हम इस पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करने जा रहे हैं। नोडल एनालिसिस अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा कि क्योंकि इसमें करंट सोर्स है, ठीक है, तो हम बेहतर तरीके से इक्वेशन लिख लेंगे। चार ब्रांचेस हैं, चारों ब्रांचेस की करंट लिख लेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नहीं मीन्स डिफरेंट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं VT ओवर R प्लस इंडक्टर का करंट को फिलहाल मैं कह रहा हूँ ILT प्लस कैपेसिटर के करंट को ICT और इक्वल टू IST। ठीक है, अब हमें पता है कि इंडक्टर का करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इंडक्टर का करंट इक्वल होता है, ऑलरेडी इंडक्टर में कोई करंट तो नहीं फ्लो कर रहा, प्लस इंटीग्रल ऑफ नॉट टू टी इंटीग्रल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट इंडक्टर, ये होता है इंडक्टर का करंट। और कैपेसिटर का करंट किसके इक्वल होता है? ICT। ICT इक्वल होता है कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर, इस केस में वो VT। तो अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन A में, अगर हम इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या बन जाएंगी? VT ओवर R प्लस IL T नॉट, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ILT इज ILT नॉट प्लस 1 ओवर L इंटीग्रल T नॉट टू T V of x voltage across that inductor dx plus C d by dt of Vt is equal to IST। अब इस इक्वेशन में एक इंटीग्रल आ गया है, एक डेरिवेटिव आ गया। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लूं तो क्या हो सकता है कि इसको मैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस पूरी इक्वेशन का जब मैं विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लूँगा तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, d² बाई dt² ऑफ Vt, और ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ Vt प्लस डेरिवेटिव ऑफ ILT नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इंटीग्रल का डेरिवेटिव
इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा वी टी ओवर एल, वी टी ओवर एल इज इक्वल टू आई एस टी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस सी से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर आर सी ओवर वी टी ओवर एल सी एंड आई एस टी ओवर सी। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वी टी, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वी टी, देन फंक्शन इटसेल्फ वी टी इज इक्वल टू सम फंक्शन आई एस टी। ये था अगर हम इस पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे किरचॉफ लॉज अप्लाई करें, नोडल एनालिसिस हमने की। अब आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इस पे हमने केसीएल अप्लाई किया है, इधर हम केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, आई टी इस पूरे लूप में करंट फ्लो कर रहा है आर इंटू आई टी प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर को फिलहाल वीसीटी कह लें, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर को वीएलटी कह लें, इज इक्वल टू वीएसटी। अब हमें पता है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इसके इक्वल होता है क्योंकि स्टोरिंग एलिमेंट है, ऑलरेडी उसके क्रॉस कोई वोल्टेज तो नहीं है टी नॉट पे, प्लस 1 ओवर सी इंटीग्रल होता है टी नॉट टू टी जो कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर के थ्रू जो करंट पास कर रहा होता है, दैट इज आई एक्स डी एक्स। और वोल्टेज ऑफ इंडक्टर क्या होता है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर हमें पता है इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट इंडक्टर, जो इस केस में आई टी है। तो अगर हम इनको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन बी में तो ये क्या बन जाएगा आर आई टी प्लस बी सी टी नॉट प्लस 1 ओवर सी टी नॉट टू टी आई एक्स डी एक्स प्लस एल डी बाई डी टी ऑफ आई टी इज इक्वल टू बी एस टी। अगेन अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा आई ऑफ टी प्लस आर टी बाई डी टी ऑफ आई ऑफ टी प्लस इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होकर ये रह जाएगा 1 ओवर सी इंटू आई टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वी एस टी। सॉरी, जब यहाँ पर डेरिवेटिव लिया था पूरी इक्वेशन का तो आई एस टी का भी डेरिवेटिव लेना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पूरी इक्वेशन को अगर मैं इंडक्टेंस से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आर ओवर एल, ये एल सी और ये 1 ओवर एल। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इस वाली को और इस वाली को, तो दोनों सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस हैं। फर्स्ट पार्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है फंक्शन का, फर्स्ट पार्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर आर सी एक कांस्टेंट होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर ओवर एल भी एक कांस्टेंट होगा। थर्ड में फंक्शन इटसेल्फ है वो डिवाइड हो रहा है एक कांस्टेंट से, थर्ड में फंक्शन इटसेल्फ है डिवाइड हो रहा है कांस्टेंट से।
इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट। तो ये दोनों सेकंड ऑर्डर इक्वेशन एक्चुअली एक ही फॉर्म की है, ठीक है। इससे हमें पता क्या चला कि चाहे RLC कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्टेड हो या वो सीरीज में कनेक्टेड हो, इन दी एंड जब दोनों पर हम किरचॉफ लॉज अप्लाई करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो सेम फॉर्म की होगी, ठीक है। जनरली सेम फॉर्म की होगी। ऑफ कोर्स कोफिशिएंट्स कुछ ऊपर नीचे इसमें R1/RC है, ये R/L है, लेकिन जो जनरल फॉर्म होगी वो उनकी मैच करती होगी। अगर दोनों की जनरल फॉर्म मैच करती है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि इस जनरल फॉर्म को हमने सॉल्व कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में से रिस्पांस इक्वेशन जो है वो कैसे फाइंड करनी है, तो वो भी हम करते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि दोनों से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, चाहे कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट हो चाहे पैरेलल में। तो अब इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम ये डिसाइड कर चुके हैं, हमने देख लिया है कि चाहे RLC सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड हो चाहे सीरीज में, इन दी एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो कि इस फॉर्म की होती है। तो अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन सिंपल वही होगा जैसे फर्स्ट ऑर्डर में होता है, xt विल बी इक्वल टू xpt प्लस xct। xpt क्या था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और xct क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, xpt। और जो जब हम फर्स्ट ऑर्डर में डिस्कस कर रहे थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो हमने कहा था कि राइट हैंड साइड पे जो हमारा फंक्शन होता है वो नॉर्मली हमारे केसेस में सोर्सेज होते हैं, पावर सोर्सेज होते हैं, और वो कांस्टेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। हम जिस तरह के सर्किट सॉल्व कर रहे हैं उसमें राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन आता है वो सोर्स होता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, तो नॉर्मली वो कांस्टेंट्स होते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि f of t एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट केसेस में जिन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, जिन नेटवर्क को हमने सॉल्व करना है, वो राइट हैंड साइड पे f of t एक्चुअली एक कांस्टेंट होता है। तो अगर हम उसको कांस्टेंट अज्यूम करें तो क्या होगा, equal to a if a is any constant। तो अब ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई हो सकती है, ये इक्वेशन अब एक ही तरह से सेटिस्फाई हो सकती है कि अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी कांस्टेंट आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, फंक्शन इटसेल्फ है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आना है तो फिर xt को कांस्टेंट होना चाहिए, xt को कांस्टेंट होना चाहिए, तभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो हम कहते हैं कि xt जो कांस्टेंट है वो इसका सॉल्यूशन है xpt, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब हम उसको पुट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ xpt जो कि अब एक कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, a2 xpt इज इक्वल टू a। तो x पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है xpt वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल A ओवर a2, जैसे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में था कैपिटल A ओवर स्मॉल a। तो
ये हो जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दूसरा इसका सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन किस टाइप का हो सकता है? XCD XCT कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर वाले मेथड में किसका सॉल्यूशन होता था? होमोजेनियस इक्वेशन का। होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता था वो XCD होता था। तो इस केस में होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी? दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी इस केस में? डबल डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t प्लस a1 d by dt ऑफ x ऑफ t प्लस a2 x ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये होगी होमोजेनियस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन अगर आप सोचें कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसे आ सकती है कि अगर ये तीनों फंक्शन आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हों और ओवरऑल सम 0 आ जाए। ठीक है, ओवरऑल सम 0 आ जाए। लेट्स से मैं कहता हूं कि a1 x प्लस b1 x को मैं जीरो करना चाहता हूं। इसको मैं जीरो करना चाहता हूं तो उस पे अगर a1 1 हो और b1 -1 हो जाए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, इफ a1 is 1 b1 is -1 तो होगा क्या? मुझे इस तरफ x ही चाहिए और कोफिशिएंट्स में प्लस या माइनस आने से ये आपस में सम होके 0 बना सकता है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल। अब अगर मैं इनको 0 करना चाह रहा हूं तो अब तो ये x ऑफ t है लेकिन इसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। लेट्स से मैं कहता हूं d बाय dx ऑफ x प्लस a1 d बाय dy ऑफ x प्लस a2 x को मैंने 0 करना है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 0 हो सके? डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा? 1 a1 प्लस a2 x 0 हो सकता है। अब x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें ये चीज 0 नहीं हो सकती। a2 की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, जब तक कि यहां पर भी x ना आए। यहां पर भी अगर किसी तरह x प्रिजर्व कर जाता तो x वाली टर्म में सब्ट्रैक्ट हो सकती थी, लेकिन अब पॉसिबिलिटी नहीं रही। तो मुझे कुछ इस तरह का फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो फंक्शन इटसेल्फ वापस आ जाए। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा एक फंक्शन ढूंढा था और उसको हमने कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जिनका डेरिवेटिव भी लिया जाए तो इटसेल्फ वो खुद रिपीट होते हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो एक्सपोनेंशियल के केस में ऐसा पॉसिबल है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर में हमने किया था। तो हम कहते हैं कि xt अगर एक्सपोनेंशियल टाइप का हो, xt अगर एक्सपोनेंशियल टाइप का हो तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज ये कि a1 और a2 एक कांस्टेंट है, a1 और a2 एक कांस्टेंट है। इनको मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं
इस वैल्यू से 2 zeta ओमेगा नॉट A2 इज ओमेगा नॉट स्क्वायर। A1 और A2 से भी ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट था, उसने पूछा था कि आपने जो ये वाला लेक्चर करवाया है उसमें A1 और A2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। A1 और A2 की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, जब आप जीटा और ओमेगा नॉट फाइंड कर लेंगे तो आपके पास A1 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा नॉट फाइंड कर लेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर भी आ जाएगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर का मतलब है कि आपने A2 फाइंड कर लिया। इस फॉर्म में क्यों लिखा है? इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि हम सेकंड ऑर्डर सर्किट्स को सॉल्व करने जा रहे हैं जिनमें कैपेसिटर और इंडक्टर है, ठीक है। तो उन सर्किट को सॉल्व करते हुए ये वाली टर्म्स जो हैं वो बहुत मीनिंगफुल हो जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम उसको एक कांस्टेंट के तौर पे लिख लें, वो इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, जीटा जो होता है वो डैम्पिंग रेशियो होता है और ओमेगा नॉट अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये A1 इस फॉर्म में आके काफी मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है। A1 क्या है? ये एक्चुअली 2 डैम्पिंग रेशियो और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और A2 क्या है? एक्चुअली अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर स्टिल आप A1 A2 फाइंड करना चाहते हैं तो ओमेगा नॉट जीटा फाइंड कर लें, A1 भी आ जाएगा, A2 भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इन वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा xt प्लस A1 की जगह 2 जीटा ओमेगा नॉट xt प्लस A2 की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर xt इज इक्वल टू 0। अब उसी वाली बात की तरफ आते हैं कि इनका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। ये